नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा, अलप्तगीन को पढ़ा, सुबुक्तगीन को पढ़ा, महमूद गजनवी को पढ़ा, मोहम्मद गोरी को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग एक लेखक है अल बेरूनी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अल बेरूनी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद हम सीधे गुलाम वंश पर चर्चा करेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग अल बेरूनी के बारे में जानते हैं। ठीक है। अल बेरूनी, अब देखेंगे कि अल बेरूनी जो है, इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम है अबू रहमान मुहम्मद इब्न अहमद। क्या है? अबू रहमान मुहम्मद इब्न अहमद रहमान नहीं है, रेहान है, सॉरी, ठीक है। अल बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद, ठीक है, था, जिसे हम शार्ट में अल बेरूनी कहते हैं। ठीक है। इसका जन्म जो है मध्य एशिया के, इसका जन्म जो है मध्य एशिया के कहाँ? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान में एक स्थान है, क्या है? ख्वारिज्म। क्या है? ख्वारिज्म। ठीक है। ख्वारिज्म को ही हम लोग खीवी कहते हैं। क्या? खीवी में हुआ था। इसका जो जन्मतिथि है, इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में। कितना? 973 ईस्वी में, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। ठीक है। अल बेरूनी जो है मूल रूप से ईरानी का फारसी लेखक था। ईरानी का फारसी लेखक था। ठीक है। ईरानी का फारसी लेखक था। इसने जो है, इसकी जो रचनाएं हैं, काफ़ी रचनाएं उसकी अपनी मातृभाषा फारसी में है। उसकी जो रचनाएं हैं, काफ़ी रचनाएं किसमें हैं? अपनी मातृभाषा। इसमें इसकी मातृभाषा क्या है? फारसी। ठीक है। फारसी में है। अब देखेंगे कि 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करा और उसे जो है अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है। उसे अपने अधिकार में कर लिया। तो आप देखेंगे, चूंकि वहीं का निवासी अल बेरूनी है, तो अल बेरूनी एक युद्ध बंदी के रूप में गजनी आया। इसमें एक युद्ध बंदी के रूप में कहाँ आया? गजनी। ठीक।
एक युद्धबंदी के रूप में गजनी लाया गया। ठीक है, अब देखेंगे गजनी में ही उसके जीवन का अधिकांश समय बीतता है। अब आगे देखेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में, कितने, 1030 ईस्वी में उसने एक पुस्तक लिखी थी। उसकी बहुत विख्यात पुस्तक है, क्या, किताबुल हिंद या किताबुल हिंद, या इसी को कहीं कहीं लिखा गया है किताब उल हिंद। ठीक है, 1030 ईस्वी में अल-बिरूनी ने एक विख्यात पुस्तक कौन सी लिखी थी, किताबुल हिंद। उसी को एक नाम से और जाना जाता है, तहकीके हिंद। क्या, तहकीके हिंद, या इसे हम कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद की रचना करी। लेकिन आप देखेंगे कि इस पुस्तक में जो है सुल्तान महमूद गजनवी के कार्यकलापों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि जो पुस्तक है ये भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये किताबुल हिंद भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो है 80 अध्याय में, कितने में, 80 अध्याय व, ठीक है, 80 अध्याय व अनेक उप अध्यायों में क्या है, विभाजित है। ठीक है, अल-बिरूनी का जो है विवरण, हाँ, अल-बिरूनी का विवरण महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण के पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो इसकी पुस्तक है अल-बिरूनी की किताबुल हिंद या किताब उल हिंद, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता इसमें क्या है, सबसे मुख्य विशेषता इसमें है कि यह वर्ण व्यवस्था के विस्तार का उल्लेख करता है। किसके, वर्ण व्यवस्था, यह वर्ण व्यवस्था के विस्तार का उल्लेख करता है। आप देखेंगे अल-बिरूनी के अनुसार किताबुल हिंद में जो लिखी गई है, क्या लिखी गई, कि भारतीय समाज क्या है, 4 वर्णों में, ध्यान दीजिएगा, वर्णों में, जातियों में नहीं। ठीक है, भारतीय समाज 4 वर्णों में क्या था, विभक्त था। 4 वर्णों में विभक्त था। और उसने लिखा कि इन चारों वर्णों में सर्वोच्च जाति या सर्वोच्च वर्ण, चारों वर्णों में सर्वोच्च वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण थी। आगे आप देखेंगे अल-बिरूनी के अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने, कौन, पराशर के पुत्र व्यास ने क्या करी है,
पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी के वर्णमाला, इसके हिंदी के वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला की खोज की। ठीक है, हिंदी के वर्णमाला की खोज की, जिसमें क्या थे, जिसमें 50 अक्षर थे। ठीक है, इसमें जितने पॉइंट हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अल्बेरोनी को अलग से पढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि अल्बेरोनी कहाँ का था, इसका जन्म कब हुआ था, या इसकी मातृभाषा या किस भाषा का लेखक था, फारसी भाषा का था, इसकी मातृभाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, और 1017 ईस्वी में महावीर गजनवी ने इसको एक युद्धबंदी के रूप में उज्बेकिस्तान से, ख्वारिज्म से युद्धबंदी के रूप में लाया था। इसने एक पुस्तक 1023 ईस्वी में किताबुल हिंद या उसी को तहकीक हिंद या तहकीक हिंद नाम से जाना जाता, लिखी है, जिसमें 80 अध्याय व अनेक उप अध्याय हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है, वर्ण व्यवस्था के विस्तार का विस्तृत चर्चा हुआ। लिखा गया कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और सर्वोच्च जो वर्ण था क्या था, सर्वोच्च वर्ण ब्राह्मण था। और साथ ही साथ अल्बेरोनी अपने पुस्तक में, अल्बेरोनी के अनुसार, अल्बेरोनी बताता है कि पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी वर्णमाला की खोज करी थी, जिसमें क्या थे, 50 अक्षर थे। ठीक है, तो ये इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको बताया। अब हम लोग समय ना गंवाते हुए पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो जाती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद उसका जो सबसे वफादार दास था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ होता है। ठीक है, अब देखेंगे, चूंकि हम लोग अब सही मध्यकालीन भारत यहीं से शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब देखेंगे कि हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 6 वंश को पढ़ेंगे। कितने? 6 वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, 6 वंश कौन कौन है, पहले आइए हम लोग जान लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन, गुलाम वंश। नंबर 1 कौन हुआ, गुलाम वंश। गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हुए, 11 शासक। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासक हुए, जिसमें से आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबी वंश, इल्तुतमिश जो है शमसी वंश, और बलवन जो है बलवनी वंश की स्थापना करके राज करता है। मैं आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। दूसरा देखेंगे, गुलाम वंश के बाद हम लोग देखेंगे कौन, खिलजी वंश। खिलजी
वंश। खिलजी वंश के बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। खिलजी वंश में 5 शासक हैं। कितने? 5 शासक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या? तुगलक वंश। तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के अंतर्गत हम लोग 9 शासकों को पढ़ेंगे। 9 शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि यही तुगलक वंश अधिकतम समय तक शासन किया था। कितना? 94 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश, नहीं सॉरी, सैयद वंश। क्या पढ़ेंगे? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश। ठीक है, सैयद के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोदी वंश की चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि लोदी वंश में, सैयद वंश में हम क्या? 4 शासक को पढ़ेंगे। 4 शासक को पढ़ेंगे। लोदी वंश में हम 3 शासक को पढ़ेंगे। ठीक है, लोदी वंश में हम 3 शासक को पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि सबसे कम समय तक शासन 37 वर्ष तक कौन किया था? लोदी वंश किया था। और यही प्रथम अफगान राज्य भी है। प्रथम अफगान राज्य भी है। ठीक है, अब हम लोग समय ना गंवाते हुए पढ़ेंगे किसको? सीधे गुलाम वंश को। ठीक है, हम लोग गुलाम वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक है, मैंने बताया कि गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंशों का उत्थान होता है। पहला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन सा वंश? कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। कुतुबी वंश की स्थापना होती है। और आप देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये अपनी राजधानी लाहौर ही बनाता है, जहां वो उसका सिंहासनारूढ़ जहां होता है, जहां उसकी ताजपोशी होती है, उसकी राजधानी वहीं है। कहां? लाहौर। राजधानी जो है कहां है? लाहौर है। इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक क्या करा? शासन करा। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एक दूसरे वंश की स्थापना होती है। क्या होती है? शमसी राजवंश। कौन करता है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है क्या करता है? शमसी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है, और ये अपनी राजधानी क्या करता है? लाहौर से कहां लाता है? दिल्ली। इसकी राजधानी कहां आ जाती है? दिल्ली आ जाती है। ठीक है, और इसने जो है 1210 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक राज करा।
मतलब इल्तुतमिश ने नहीं राज करा था, आप इल्तुतमिश को मत समझिएगा, ये शमसी वंश, ठीक है, ये शमसी वंश जो है 1210 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक राज करा। इसके बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश के बाद आता है बलवन। कौन आता है? बलबन, ठीक है। बलबन जो है क्या करता है? बलबनी राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इसकी भी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। इसकी भी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। इसने जो है 1266 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर, पहले तो मैं ये बता दूं, गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1526। अब देखिएगा 1206 ईस्वी से जो है 1526 ईस्वी तक सही भारत में मुगल वंश की जो स्थापना की शुरुआत होती है, तराइन के युद्ध से शुरुआत, तराइन के दूसरे युद्ध से 1192 से शुरुआत हो जाती है और 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध, ठीक है, पर जो है क्या होती है? गुलाम वंश समाप्त होता है। फिर यहां से क्या शुरू हो जाता है? मुगल वंश, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के कुल कितना? 320 वर्ष, 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। किसका? मुस्लिम सुल्तानों का जो है शासन रहा। इस वंश का देखेंगे आप, इस वंश का नामकरण दिल्ली के 3 अलग अलग वंशों के थे। मैंने बता दिया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? कुतुबी वंश का। इल्तुतमिश से क्या करा था? शमसी वंश का। और बलवन ने क्या करा था? बलवनी वंश की स्थापना करी थी। आरंभ में इन सभी वंशों को क्या कहा जाता था? दास वंश का नाम दिया गया था। इन तीनों वंशों को दास वंश का नाम दिया गया था, ठीक है। दास वंश का जो है नामकरण किया गया था दास वंश का, ठीक है, क्योंकि इस वंश के प्रथम तीन जो है क्या थे? जैसे मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, तीनों क्या थे? प्रथम 3 दास थे, ठीक है। दास कैसे? मोहम्मद गोरी का दास कौन है? इल्तुतमिश है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को, ऐसे ही ये दास थे। इल्तुतमिश और बलवन भी क्या थे? दास थे। किंतु इस शब्द को, ये कौन सी? दास वंश, जो ये दास वंश है, दास वंश शब्द को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल 3 शासक, 11 शासक में से केवल 3 शासक क्या थे? गुलाम थे या दास थे, ठीक है। गुलाम या दास थे। वो 3 कौन थे? ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन। तथा सत्ता ग्रहण करने से पहले
या सत्याग्रहण करने से पूर्व दास्ता से क्या, दास्ता से ये लोग मुक्त कर दिए गए थे। दास्ता से मुक्त कर दिए गए थे। ठीक है। कुछ इतिहासकार इलबारी वंश का नाम इनको दिया। क्या? इलबारी वंश। इलबारी वंश। ठीक है, इलबारी वंश नाम दिया। परंतु यह शब्द भी जो है क्या हुआ, उचित नहीं माना गया, क्योंकि सभी शासक जो है इलबारी जाति से संबंधित नहीं थे। ऐबक जो है इलबारी तुर्क नहीं था। बलवन ऐबक जो क्या है, ये इलबारी तुर्क नहीं है। ये इलबारी तुर्क जो है नहीं है। ठीक है, जब ये इलबारी तुर्क नहीं है, और वहीं बलवन अपने को क्या कहता है, बलवन जो है अपने को इलबारी तुर्क मानता है। ठीक है, बलवन के दरबार के इतिहासकार मिनहाजुद्दीन, ध्यान दीजिएगा, बलवन के दरबार के इतिहासकार कौन थे? बलवन के दरबार के इतिहासकार मिनहाजुद्दीन जो है मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस बात का खंडन किया। इसलिए प्रथम इलबारी शासक कौन था? प्रथम इलबारी शासक केवल इल्तुतमिश को माना गया। इल्तुतमिश को। ठीक है, प्रथम केवल इल्तुतमिश को ही इलबारी तुर्क माना गया। ठीक है, आप देखेंगे कि अजीज अहमद ने, एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, अजीज अहमद एक इतिहासकार हैं। अजीज अहमद ने इन शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया था, क्योंकि उनके अनुसार ये जो तुर्क शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग करना क्या था, अनुचित माना था। कौन? अजीज अहमद ने कहा कि नहीं, ये जो है इनको केवल आरंभिक तुर्क शासक हम कह सकते हैं, इनको हम वंश के रूप में मान्यता नहीं दे सकते, इनको वंश के रूप में, वंश का इनके साथ वंश शब्द का प्रयोग करना क्या है, अनुचित है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इतिहासकारों ने इसे संक्षेप में क्या कहा, आदि तुर्क भी कहा। ठीक है, आदि तुर्क कहा। अंततः जो है एक इतिहासकार है, कौन? हबीबुल्लाह। कौन है? एक इतिहासकार हबीबुल्लाह, या इसी को कहते हैं हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम क्या था? मामलूक। ठीक है, मामलूक जो है, ये मामलूक शासक जो है क्या हुआ, सर्वमान्य हुआ। यही जो है सर्वमान्य हुआ। अब देखेंगे ये जो मामलूक है क्या है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंश। क्या? गुलामी के बंधन से
मुक्त माता पिता, गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न वंश, से उत्पन्न वंश। ठीक है। इस प्रकार 1206 ईस्वी से लेके कितना, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को, भारत पर शासन करने वाले शासकों को मामलूक नाम से संबोधित किया गया। किसके? मामलूक नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। मामलूक वंश के कुल 11 शासकों ने, कितना? कुल 11 शासकों ने 84 वर्षों तक, 11 शासकों ने कुल 84 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। बस आज इतना ही। हम लोग गुलाम वंश के बारे में सामान्य परिचय जान लिए। अब हम लोग कल सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इसके माध्यम से सफलता अर्जित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।